लॉकडाउन की शुरुआत से सुनने को मिल रहा है कि भैया खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ जाएंगे, फूड क्राइसिस आ जाएगी। आ गई है वो क्राइसिस, हो गए हैं मिलियंस ऑफ लोगों के घर तबाह और साल के अंत तक 40 मिलियन से ज्यादा लोग भूखों मर जाएंगे, ऐसी रिपोर्ट्स पब्लिश हो रही हैं। पैंडेमिक से सब कुछ शुरू हुआ और रशिया यूक्रेन की वॉर से इन सब में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है। मगर आगे इस चीज को आप समझे उससे पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट तो समझ ले। 2021 में ऑलरेडी फूड क्राइसिस 155 मिलियन लोगों को इंपैक्ट कर रही थी, जो कि 53 कंट्रीज में रहते हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि 5 फेजेस होते हैं इस क्राइसिस के। जो कंट्रीज फेज 3 से ज्यादा हैं उनको एकदम अर्जेंट एक्शन की जरूरत है और वही हैं ये कंट्रीज जहां पर ये 155 मिलियन लोग रहते हैं। और ऐसी 10 कंट्रीज जिसमें एक क्राइसिस सबसे ज्यादा है उसकी भी इन्होंने लिस्ट जारी करी थी। और रशिया यूक्रेन का जब से विवाद हुआ, ऐसा लगा किसी ने इस पूरी क्राइसिस में पेट्रोल डाल के माचिस छिड़क दी, क्योंकि रशिया और यूक्रेन पर पूरी दुनिया की खाने पीने की इतनी डिपेंडेंसी है, मुझे ये वीडियो बनाने से पहले नहीं पता था। पूरी दुनिया में 7 ऐसी कंट्रीज हैं जो 86% गेहूं की सप्लाई करती हैं। रशिया यूक्रेन अकेले पूरी दुनिया का 1/3 गेहूं सप्लाई करते हैं। मेज, बार्ले, इनको भी लेकर इन दोनों कंट्रीज पर ग्लोबल डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। सनफ्लावर ऑयल तो 60-70% सिर्फ इन्हीं देशों से निकल कर आता है। और ऐसे में जब इन दोनों देशों में लड़ाई हुई तो ये ग्राफ देखिए, पूरी दुनिया में फूड प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ने लगे। वो कंट्रीज जो फूड क्राइसिस से ऑलरेडी इंपैक्टेड थी, वैसी 36 कंट्रीज ऐसी हैं जो रशिया और यूक्रेन से 50% से ज्यादा अपना गेहूं सप्लाई करती हैं। तो उन कंट्रीज पर इंपैक्ट आप सोच सकते हैं क्या हो रहा होगा। जब लड़ाई शुरू हुई तो रशिया पर दनादन पूरी दुनिया ने सैंक्शन लगा दिए। तो रशिया ने सबसे पहला स्टेप ये लिया कि हम तुम्हारी फूड सप्लाई काट देंगे। अपने यहां से फूड एक्सपोर्ट को इसने बैन कर दिया एक्स सोवियत कंट्रीज में। अगर हम यूक्रेन की बात करें तो वहां पर तो फार्मर्स ऑलरेडी लड़ाई लड़ रहे हैं। अगले साल की तैयारी क्या करेंगे? कहते हैं इनका जो प्रोडक्शन है अगले साल 35% कम रहेगा। और जो पिछले साल की सप्लाई इन्होंने पैदा करी थी वो इनके पोर्ट पर रखी है, क्योंकि रशिया वहां पर गन लगाकर बैठा है, कह रहा है यहां से ले नहीं जाने दूंगा। 20 मिलियन टन गेहूं और कॉर्न वहां पर अभी पड़ा हुआ है, जो कि ग्लोबल कंट्रीज सोच रहे हैं कि कैसे इनको यहां से निकाला जाए। इसके अलावा भारत में अगर देखें तो अपनी यूज का 90% सनफ्लावर ऑयल ये इन्हीं दोनों कंट्रीज से लेकर आता है। अब ऐसे में लड़ाइयां चल रही हैं तो भारत में भी कहते हैं कि इसकी सप्लाई कम से कम 25% तो इंपैक्ट होगी ही होगी इस साल। रशिया का एक्सपोर्ट इस साल 40% कम होगा और यूक्रेन का प्रोडक्शन कम से कम 35% कम होने की संभावना है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ये क्राइसिस कितनी तेजी से एस्केलेट हो रही है और कितनी सीरियस होती चली जा रही है। अब आप सोचेंगे कि रशिया यूक्रेन नहीं करते सप्लाई, मत करने दो, बाकी देश भी तो है ना, वो पैदा कर लेंगे ज्यादा फसल इस साल, क्या हो गया? नहीं कर सकते। 3 कारण है, फर्टिलाइजर, फ्यूल और क्लाइमेट चेंज। और इसमें भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली रशिया यूक्रेन की वॉर का ही हाथ है। एक एक करके देखिए। फर्टिलाइजर की बात करते हैं। 1960s में जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया, फार्मर्स को ऐसी मैजिकल चीज मिल गई कि भैया मिट्टी में डालो और सप्लाई 3 गुना। फर्टिलाइजर्स, इसमें 3 मेजर केमिकल थे, फास्फोरस, नाइट्रोजन एंड पोटेशियम। इन तीनों ही चीजों की सप्लाई को रशिया बहुत बड़े लेवल पर कंट्रोल करता है। पूरा दुनिया रशिया पर इस चीज को लेकर डिपेंडेंट है। मार्च में जब रशिया पर दनादन सैंक्शन लग रहे थे, उसने वीट सप्लाई के साथ साथ फर्टिलाइजर सप्लाई को भी बैन कर दिया था। और इसीलिए अगर आप ग्राफ देखें, फर्टिलाइजर के प्राइसेस पूरी दुनिया में बहुत तेजी से ऊपर जा रहे हैं। और यही हाल कुछ फ्यूल का भी है। फ्यूल के प्राइसेस भी इस वॉर के बाद से आसमान छू रहे हैं। चाहे आप भारत देखें चाहे यूएस, हर जगह फ्यूल के प्राइसेस ने नया रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है। फ्यूल इसलिए जरूरी है क्योंकि फसल आप उगा तो लेंगे, ट्रांसपोर्ट तो फ्यूल के जरिए करेंगे। और अगर ट्रांसपोर्ट करने में आपको फ्यूल महंगा पड़ता है तो आपकी फसल के दाम बढ़ते चले जाएंगे, जो कि अनअफोर्डेबल हो जाएगा कई सारे देशों के लिए। और तीसरी चीज जो मैंने कहा, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज ने भी इस साल कुछ अलग ही उत्पात मचा रखा है। भारत के अंदर अगर आप देखें, हीट वेव्स ऐसी आई थी मार्च में कि 120 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। और इस हीट वेव ने भारत के वीट प्रोडक्शन पर ऐसा इंपैक्ट डाला है कि 6 से 8% प्रोडक्शन इस साल कम रह पाएगा। अगर आप यूएस के अंदर देखें, वहां पर भी ड्रॉट यानी सूखे की समस्या से यूएस के किसान परेशान है, जहां पर भी विंटर प्रोडक्शन कम से कम 8% से इस साल कम रहने की संभावना है। और ईस्टर्न अफ्रीका के भी यही हाल है, जहां पर सूखे की समस्या ने पिछले 40-50 सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो अगर आप ओवरऑल सिचुएशन देखें, हर चीज हमारे अगेंस्ट काम कर रही है। वो 2 देश जो पूरी दुनिया का खाना सप्लाई करते हैं, उनमें लड़ाई मची है। इस लड़ाई की वजह से फ्यूल और फर्टिलाइजर महंगे हो रहे हैं। कुदरत की ऐसी मार पड़ रही है कि बाकी देश भी अपनी फसलों को बचा नहीं पा रहे हैं। और ऐसे में वो देश जो खासकर अपनी सारी की सारी खाने की चीजें इंपोर्ट करते हैं या ज्यादातर इंपोर्ट करते हैं, उनकी हालात सोचकर देखिए। कीनिया, सोमालिया, इथियोपिया, इजिप्ट, यहां पर 50% से ज्यादा जो इनका खाने का सामान है बाहर से आता है। कह रहे हैं पिछले 1-2 महीने में खाने का सामान डबल प्राइस में हो गया है। सोचिए आप ऐसे किसी देश में रहते हैं जहां पर आपकी नॉर्मल सैलरी है, आपके फूड टेबल में हर चीज डबल हो गई है, आपकी सैलरी तो डबल नहीं हुई ना, आप कैसे सर्वाइव करेंगे? और ऐसे में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की रिपोर्ट कहती है कि 44 मिलियन पीपल, 44 मिलियन से ज्यादा लोग आर वॉकिंग टूवर्ड्स स्टारवेशन।
भूख की समस्या से मरने की कगार पर पहुंच जाएंगे इस साल के अंत तक। और ऐसे में चाइना को लेकर एक अलग तरह का कंसर्न बहुत सारे देशों के अंदर पैदा है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया फूड का जो एक्सपोर्ट है उसके मामले में रशिया काफ़ी ऊपर है, यूएस काफ़ी ऊपर है, मगर फूड के प्रोडक्शन में ये चार्ट काफ़ी अलग दिखाई देता है। यहाँ पर चाइना टॉप पर दिखाई देता है, उसके बाद भारत का नंबर है, यूएस का नंबर है। ऑल्दो चाइना और भारत ये सब अपने कंजम्पशन के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, बट चाइना जब ऐसी दुनिया की सिचुएशन देखता है तो हो सकता है वो अपने फूड को एक्सपोर्ट करके पूरी दुनिया में अपना सिक्का जमाने की कोशिश करे। चाइना ऑलरेडी अफ्रीका पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है, वो ऐसी सिचुएशन को जाने थोड़ी देगा। और भारत अगर चाहे भी तो इस चीज़ को टैकल नहीं कर सकता। ऑल्दो वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, बट भारत के अंदर ऑलरेडी इन्फ्लेशन 7-8% पहुंच चुका है। अगर आपको याद हो मई के महीने में भारत ने कहा था कि हम एक्सपोर्ट करेंगे, बट 1-2 हफ्ते बाद ये नतीजा आया कि भैया हम एक्सपोर्ट पर बैन लगा रहे हैं, हमारे यहाँ इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, फसल का प्रोडक्शन ऑलरेडी इंपैक्टेड है, अगर हमने एक्सपोर्ट करना शुरू करा तो अंदर दिक्कत आ जाएगी। और यही सिचुएशन अमेरिका और बाकी कंट्रीज के साथ है। 22 ऐसी यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज हैं जिन्होंने खाने पीने के सामानों पर बैन लगाया है या उन पर कंट्रोल को बढ़ा दिया है। तो ऐसे में बड़े बड़े सवाल हैं कि ये रशिया यूक्रेन की वॉर कब थमेगी, क्या कोई एक्सपोर्ट पर जो बैन है वो हटेंगे रशिया की तरफ से, या चाइना इस पर कोई अलग तरह से बेनिफिट लेने की कोशिश कर सकता है, या कोई ऐसा देश जो अपने प्रोडक्शन को तेजी से बढ़ाकर इस पूरी की पूरी कमी को पूरी करने की कोशिश कर सकता है। इन सवालों के जवाब अभी किसी के पास नहीं है, बट ये पूछे जाने बहुत जरूरी है। और ये सवाल आप तब पूछ पाएंगे जब आपको ये सब कुछ पता होगा। इसीलिए डिटेल केस स्टडी मैंने बनाई है। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइए, शायद उन्हें भी ना पता हो। कमेंट करके अपने थॉट्स इस पूरी की पूरी बारे में बताइए, और ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।